चैनल ऑनलाइन अकेडमी। तो चलिए आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुगल शासन के बारे में। मुगल शासक कौन से रहे, कैसी उनकी नीतियाँ रही, लेकिन उससे पहले जो है हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा सिलेबस किस प्रकार से चल रहा है। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं मध्यकाल के बारे में, मध्यकाल के बारे में जब भी बात की जाएगी तो हम मुख्यतः 3 भागों में से बांटते हैं। पूर्व मध्यकाल, दूसरा सल्तनत काल और तीसरा मुगल काल। तो देखिए, हमने सल्तनत काल को कंप्लीट किया है। एक्चुअल में इसका एक और डायमेंशन बनता है, उसको भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। वो किस प्रकार से रहता है कि देखिए, मानव जीवन के कुछ आयाम होते हैं। मानव जीवन के जो है, एक राजनीतिक जीवन होता है मानव का, एक जो है उसका आर्थिक जीवन होता है, एक सामाजिक जीवन होता है और एक जो है धार्मिक जीवन होता है। इस प्रकार से अनेकों आयाम जो है मानव जीवन के हो सकते हैं, लेकिन 4 जो है इतिहास में मुख्य रूप से पढ़े जाते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो जो राजनीतिक जो आयाम थे, तो जब तुर्कों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, उस समय जो मानव जीवन का जो आयाम शुरू हुआ या जिस आयाम को प्रभावित किया, तो सबसे पहले राजनीति को प्रभावित किया। तो राजनीति में जो है हम 4 वंशों को जो है अब तक अध्ययन कर चुके हैं, या सल्तनत काल के 5 वंशों की बात की जाए तो 5 वंशों का हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद तथा लोधी वंश का अध्ययन किया। उसके बाद राजनीति में ही जो है एक और डायमेंशन आता है प्रशासन। तो हमने सल्तनत काल का प्रशासन भी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा शासकों को पढ़ने के क्रम में ही हमने उनके आर्थिक आयाम भी या अर्थव्यवस्था का भी जो है प्रभाव देख लिया था। देखिए, सल्तनत काल में जो है अर्थव्यवस्था भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगला देखिए, तो सामाजिक की अगर बात करें तो देखिए, इस समय का जो समाज था उसमें कुछ व्यापक स्तर पर परिवर्तन नहीं हुए, इसलिए हम जो है सल्तनत काल के जो हमारा सल्तनत काल का समाज रहता है उसका अध्ययन नहीं करते हैं। धर्म के आधार पर देखा जाए तो धर्म में जो है बहुत ज़्यादा चेंज आने लगते हैं। इसी समय जो है सल्तनत काल के अंतिम समय तक जो है सूफी एंड भक्ति आंदोलन जो है अपना कहे तो आकार ग्रहण करना शुरू कर देता है। तो देखिए, अभी हम जो है सूफी और भक्ति आंदोलन की तरफ नहीं जाएंगे। एक बार जब हमारा मुगल शासन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है हम पूरे जो है मुगल और सल्तनत दोनों के समय में, क्योंकि सूफी और भक्ति आंदोलन ने आकार लिया था और फिर विकास और फिर पराकाष्ठा पर पहुंचा, तो जो है मुगल और सल्तनत को पढ़ना आवश्यक हो जाता है। उसके बाद ही जो है हम धार्मिक परिवर्तनों को पढ़ेंगे, क्योंकि किस प्रकार की नीतियां रही और क्या चीज़ें जो है एक्स्ट्रा जो ऐड होगी वो मुगल काल से होगी, तभी हम सूफी आंदोलन को पूरी तरह से समझ पाएंगे। इसके अलावा एक और बात कर लेते हैं कि जब दिल्ली पे आक्रमण हुआ तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो है तुर्क लोग बाहर से आए और दिल्ली पर एक बड़ा शासन जो है पूरे भारत पर दिल्ली के माध्यम से उन्होंने जो है स्थापित किया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक के समय में साम्राज्य धीरे धीरे टूटना शुरू हुए, फिर फिरोज तुगलक के बाद और सैयद वंश और लोधी वंश के बाद तो डिक्लाइन पे एक के बाद जो है पतन लगातार होता रहा। तो इसी क्रम में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बात की जाए तो इस और जो है विजयनगर साम्राज्य, ऊपर बहमनी साम्राज्य, उसके बाद बात की जाए तो कश्मीर अलग हो गया था। सल्तनत काल से जो हिस्से अलग हुए थे उनकी बात कर रहा हूँ। फिर गुजरात भी अलग हो गया था। यहाँ देखा जाए तो बंगाल अलग हो गया था। इस वाले हिस्से में देखा जाए तो खानदेश नाम का एक राज्य था, वो भी अलग हो गया था। और यहाँ पर देखा जाए तो जौनपुर नामक राज्य जो था वो भी अलग हो गया था। तो ये वाले जो हमारे क्षेत्रीय राज्य रहेंगे, इनका हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। लेकिन अभी जो है पहले हम मुगल शासन समाप्त कर लेंगे और उसके बाद हम सूफी आंदोलन और जो है भक्ति आंदोलन पढ़ लेंगे। और उसके बाद जो है, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट सेगमेंट नहीं है तो इसको हम बाद में कवर करने की कोशिश करेंगे, तो बाद में देखेंगे। जैसे मुगल हो जाएंगे, शिवाजी, शिवाजी से पहले ऐड करने की ट्राई करेंगे। लेकिन क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं है, एक जो है मोटा माटी नज़र इसके ऊपर चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि शिवाजी से पहले जो है मराठा उत्कर्ष से पहले हम आपके लिए वीडियो उपलब्ध करें। तो चलिए शुरू करते हैं मुगल शासकों के बारे में जानने के। तो
आगे बात करते हैं मुगल शासक के बारे में, मुगल शासन के बारे में। तो मुगलों के बारे में अगर बात की जाए तो मुगलों को भी जो है, मुगल सत्ता को भी दो भागों में बांटा जाता है। और वो कौन से रहेंगे? तो यहाँ पे जो है ग्रेट मुगल्स आएंगे, और दूसरा जो है ग्रेट मुगल्स चलेंगे 1526 से लेकर 1707 तक, जिन्हें ग्रेट मुगल्स कहा जाता है। फिर दूसरे जो आते हैं वो आते हैं नालायक मुगल, या कहें उत्तर मुगल। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें जो है हम 5 शासकों को पढ़ते हैं, 6 को। बाबर, उसके बाद जो है हुमायूं, उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और उसके बाद औरंगजेब का जो पुत्र आएगा बहादुर शाह द्वितीय, उससे लेकर बहादुर शाह जफर के शासनकाल तक हम जो है इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय तक जो है हम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल शासक कैसे जो है भारत में अपनी नींव रखता है, उसके बाद धीरे धीरे विकसित होता है, और एक समय ऐसा आता है कि जो है अकबर के समय तक इतना संगठित हो जाता है कि उसके बाद लगातार 150-200 वर्षों तक जो है शासन में निरंतर मुगल वंश बना रहता है। और खैर बना तो जो है 1857 तक सैद्धांतिक रूप से बना ही रहता है। 1526 से लेकर 1857 तक जो है बना रहता है, लेकिन वास्तविकता में जो समाप्त होना शुरू होता है वो 1707 के बाद से होता है। तो चलिए देखते हैं मुगल शासकों के बारे में। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे बाबर के बारे में। बाबर बाबर जो है इस वंश का महान शासक था, और 1526 से लेकर 1530 के बीच इसका शासनकाल रहा। उसके बाद दूसरा आता है हुमायूं, 1530 से लेकर 1540, और 1555 से लेकर 56। इसके बीच में जो है यहाँ पे सूर डायनेस्टी, सूर वंश जो है शासन करता है। हम देखेंगे कैसे ट्रिपल एस यानी कि शेरशाह सूरी जो है अपना शासन दिल्ली पर स्थापित करता है, किस प्रकार एक छोटे से घर का या कहे छोटे से साम्राज्य, छोटे से रियासत का एक लड़का उठकर किस प्रकार से जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है, और उसके बाद जो है दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने की कोशिश करता है, और उसमें कामयाब भी रहता है। तो यही हमें पता चलेगा कि महत्वाकांक्षा की किसी प्रकार की कोई उम्र नहीं होती, और अगर महत्वाकांक्षा हो तो आप जो है अपने बुढ़ापे में भी उसे पूरी कर सकते हैं, अगर आपके पास जो है उस चीज को प्राप्त करने का अगर जज्बा हो। अगले देखते हैं शेरशाह सूरी के बाद, नेक्स्ट देखते हैं अकबर के बारे में। तो 1556 से लेकर 1605 के बीच जो है अकबर बैठा। तो इसे जो है महान शासक, मुगल वंश का या भारत का महान शासक कहा जाता है। ये एक्चुअल में दूसरा जो है महान शासक रहता है। इससे पहले प्राचीन भारत में हम देखेंगे अशोक के बारे में। तो अशोक को भी जो है महान का दर्जा जो है इतिहासकारों के द्वारा दिया गया है। आगे देखिए जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक रहेगा, चौथा शासक। उसके बाद शाहजहां जो है 1628 से लेकर 1658, और औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक। इसके बाद अगर आगे देखा जाए तो ग्रेट मुगल्स माना जाता है। इन्हें ग्रेट मुगल माना जाता है क्योंकि इन्होंने साम्राज्य को स्थापित, विस्तृत और संगठित किया। और उसके बाद अगर आगे बात की जाए तो औरंगजेब के बाद शासक कमजोर रहे और मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर कि किस प्रकार से जो है मुगल, उत्तर मुगल आते हैं, और उनके समय में कैसे धीरे धीरे कंपनी, पहले मराठा और फिर कंपनी अपना जो है साम्राज्य विस्तार करके इनका जो है इतिहास के पन्नों से नाम हमेशा के लिए मिटा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बाबर से। बाबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बाबर की बात की जाए तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। पूरा नाम देखा जाए तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसकी जन्म तिथि रहेगी, क्योंकि ये जो है एक बार क्वेश्चन आ चुका है इससे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हमने डिस्कस किए थे तो हमने डिस्कस किया था कि बाबर का जन्म कब हुआ था। तो 1483 में हुआ था। अगर पूरी डेट देखी जाए तो 14 फेब 1483 में फरगना में हुआ था। पिता का नाम उमर शेख था, फरगना का शासक था। और अगर आगे बात की जाए तो 1483 में जन्म के बाद 1494 में जो है ये फरगना का शासक बनता है। उसके बाद 1507 में जो है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी कम मेंशन है, तो 1507 में जो है ये बादशाह की उपाधि लेता है।
बादशाह की उपाधि लेता है और ये पहला तैमूर शासक था जिसने बादशाह की उपाधि ली थी। तो धीरे धीरे जो है ये देखिए तैमूर वंश पिता की ओर से और चंगेज खान जो था माता की ओर से, यानी कि मंगोल, माता की ओर से मंगोल वंश से संबंधित थे और पिता की ओर से तैमूर वंश से संबंधित थे, और इसीलिए जो है इनका नाम मुगल पड़ता है। मुगल जो है इनका, इनके वंश का नाम पड़ता है। अगर आगे देखा जाए तो इसी क्रम में जो है 1507 में, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसने बादशाह की उपाधि ली, उसके बाद जो है 1526 में, 1526 से पहले जो पानीपत का युद्ध हुआ उससे पहले भी ये भारत पर जो है 4 आक्रमण कर चुका था। 4 आक्रमणों में अगर बात की जाए तो एक पहले वाला सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, जो इसका जो है यूसुफ जाई जो जनजाति थी उसके विरुद्ध आया था, और इसने उनसे जो है भेरा एंड बजौरा वाला क्षेत्र हासिल किया था। तो इस प्रकार से जो है बाबर धीरे धीरे, पहला आक्रमण जो है भारत पर यूसुफजाई जनजाति पर होता है, उसके बाद जो है दूसरा, तीसरा और चौथा जो आक्रमण रहेगा वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद पांचवा आक्रमण जो है, जब दौलत खान लोधी के बुलाने पर जो है दौलत खान लोधी के इनविटेशन पर ये भारत पर आक्रमण करता है और पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर जो है भारत में मुगल वंश की नींव स्थापित करता है। तो इसके प्रमुख युद्धों की एक बार बात कर लेते हैं कि शासक बनने के बाद इसने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए या साम्राज्य विस्तार के लिए कौन कौन से कदम उठाए। तो उसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से युद्ध इसने लड़े। अभी जो है 1526 में ये पूरी तरह से दिल्ली के आसपास या कहें अपनी जो सत्ता थी वो भारत में स्थापित कर चुका था, लेकिन उसको मजबूती देना भी आवश्यक था। तो इसके लिए जो है ये निरंतर एक के बाद एक 3 युद्ध इसके बाद होते हैं। पानीपत के बाद 1527 में खानवा की लड़ाई राणा सांगा के साथ होती है। 1528 में चंदेरी की लड़ाई मेदिनी राय के साथ होती है। 1529 में जो है घाघरा की लड़ाई अफगान सरदारों के साथ होती है। और इसके बाद जो है अगर देखा जाए तो 26 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु हो जाती है 48 वर्ष की आयु में। तो देखिए साम्राज्य विस्तार तो कर लिया, लेकिन इसने जो है इसे अधिक समय नहीं मिला किस चीज़ के लिए, किसी प्रकार के आर्थिक सुधार के लिए इसे समय नहीं मिला। इसके अलावा देखा जाए तो प्रशासन के लिए इसे समय नहीं मिला। तो इसलिए जो है इसे किसी प्रकार से इतने महत्वपूर्ण शासकों के रूप में दर्जा नहीं दिया जाता। हालांकि व्यक्तित्व इसका शानदार रहा और किस प्रकार से इसने ये इतने बड़े भारत पर शासन करने के लिए नींव जो है इसी ने रखी थी। तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हो जाता है मुगल वंश का। आगे इसके बारे में कुछ और बिंदु देख लेते हैं। तो भारत में बारूद और तोप खाने का प्रथम प्रयोग जो है इसी ने किया था, और कौन से युद्ध में किया था, तो पानीपत के पहले युद्ध में किया था। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है कि कौन सी जो है युद्ध नीति इसने अपनाई थी। तो पानीपत के युद्ध में जो है इसने तुगलमा युद्ध नीति अपनाई थी, ये याद रखिएगा। तोपखाना और तुगलमा युद्ध नीति दोनों का इसने प्रयोग किया था। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसी युद्ध में जो है तोप खाने को जो इसके संचालित करने वाले लोग थे, या जो इसके कहे निशानेबाज थे, तोपची जो लोग थे, उसमें 2 लोगों का मुख्यतः नाम आता है। एक उस्ताद अली और दूसरे जो है मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा का जो है नाम आता है। तो ये दोनों भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आगे देखा जाए तो अकबर आत्मकथा देखी जाए, इसने बाबर नामा नामक आत्मकथा लिखी थी, तुर्की भाषा में थी। और आप देखेंगे कि अकबर के समय में अपने मरहूम दादा की याद में जो है अकबर इसे फारसी में अनुवाद करवाता है। और कौन करता है फारसी में अनुवाद इसका, तो अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना इस पुस्तक का बाबरनामा के नाम से फारसी अनुवाद करता है। तो वैसे तो अगर तुर्की में इसका नाम देखा जाए तो तुजुक ए बाबरी नाम था। तो वैसे इतना कुछ आपको डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप बस इतना याद रखिएगा कि आत्मकथा बाबरनामा थी और तुर्की भाषा में थी। उसके बाद देखा जाए तो मृत्यु 1530 में हुई, आगरा में हुई, और आगरा में जो है इसे आराम बाग में दफनाया गया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, आराम बाग, आराम बाग में दफनाया गया। और उसके बाद जो है बाद में इसके जो आत्मकथा थी बाबरनामा, उसमें लिखा गया था कि इसे जो है इसकी ख्वाहिश थी आखिरी कि इसे अफगान में दफनाया जाए, तो अफगान में जो है इसका मकबरा बने। तो फिर उसके बाद जो है अफगान में इसका मकबरा बनाया गया था। इसके अलावा कुछ और पॉइंट अगर इसके बारे में मेंशन करना चाहे तो इसने जो है
सबसे पहले देखा जाए तो जो हमने देखा राणा सांगा के साथ जब युद्ध हुआ, खानवा के युद्ध से पहले जो है, जब इसके सरदार इसका साथ देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ये सिर्फ दौलत खान लोधी के निमंत्रण पे आया था। इसका कोई किसी प्रकार से ये उद्देश्य नहीं था कि ये भारत में जो है बड़े शासन की स्थापना करे। इसका तो खैर महत्वाकांक्षा थी, लेकिन इसके जो सरदार थे वो इस उद्देश्य से अनभिज्ञ थे। तो वो सिर्फ इतना चाहते थे कि लूट पाट करके वापिस जाना चाहते थे अफगान की ओर। लेकिन इसने जो है जिहाद का नारा यहाँ पे दिया, और सभी मुस्लिमों को जो है हिंदुओं के विरुद्ध इकट्ठे करने के लिए, या कहे मुस्लिमों की लड़ाई जो है हिंदुओं के विरुद्ध बताकर जो है उनको मोटिवेट किया। और राणा सांगा से जो है युद्ध जीतने के बाद इसने फिर गाजी की गाजी की उपाधि ली थी। तो जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि ली थी उसके बाद। इसके अलावा देखा जाए तो कलंदर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उदार प्रवृत्ति का जो है व्यक्ति था, तो इसने जो है कलंदर की उपाधि भी ली थी। इसके अलावा कुछ और पॉइंट अगर इसके बारे में देखे जाए, तो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो हो सकता है चार बाग शैली। चार बाग शैली की जो है इसने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में मेंशन की थी। चार बाग शैली क्या होती थी? तो इस प्रकार की एक काल्पनिक शैली थी कि कुछ इस प्रकार से जो है एक बगीचा होगा जिसे चार हिस्सों में बांटा जाएगा, वर्गाकार चार हिस्सों में बांटा जाएगा, और इन वाले क्षेत्रों में जो है पानी की नालियाँ बह रही होंगी, और इस तरफ जो है आपके फूल या किसी प्रकार की वनस्पति लगी होगी। तो ये जो है इसकी कल्पना थी, जिसे वास्तविकता प्रदान करता है अकबर। तो प्रथम बार जो है जो चार बाग शैली थी उसका प्रयोग या कहे परंपरा की शुरुआत जो है वास्तुकला के रूप में शुरू की थी, तो वो अकबर ने की थी। तो इतना जो है कुछ पॉइंट आप बाबर के बारे में याद रख सकते हैं। तो अगला जो शासक देखते हैं बाबर के बाद हुमायूं। हुमायूं देखिए भारतीय इतिहास का काफ़ी विवादित शासक है, और अगर बात की जाए कई बार जो है हम इतिहास पढ़ने के दौरान इसके साथ जस्टिस भी नहीं कर पाते, और इसे जो है भारतीय इतिहास में बहुत सारे नाम देकर जो है पुकारा गया। भगौड़ा शासक कह लें या कमजोर शासक कह लें। कमजोर शासक किस परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है? देखिए किसी प्रकार से कमजोर शासक तो नहीं था, क्योंकि इसने पुनः जो है नींव रखी थी। अकबर जिस साम्राज्य को इतना शक्त और इतना मजबूत बना सका, उसकी नींव तो हुमायूं ही रख कर गया था। 1540 में अगर हार मानकर बैठ जाता हुमायूं, तो शायद हमें भारत का दूसरा महान शासक अकबर कभी भी देखने को नहीं मिलता। तो क्योंकि एक स्टेटमेंट जो है लेनपुल नामक इतिहासकार की स्टेटमेंट आती है जब इसकी मृत्यु होती है 1 जनवरी 1556 में, तो वो स्टेटमेंट देता है कि लड़खड़ाते हुए हुमायूं का जीवन जो है जैसे वो लड़खड़ाते जीता रहा, उसी प्रकार लड़खड़ाते जो है शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस एक स्टेटमेंट ने जो है इसके पूरे व्यक्तित्व को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। पूरा जो योगदान इसका अगर एक अच्छे शासक के रूप में इसे भारतीय इतिहास में पढ़ा जा सकता था, तो उस एक स्टेटमेंट ने जो है इसे पूर्णतः विफल कर दिया। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रह सकते हैं और क्या इसकी सकारात्मक छवि जो है बन सकती है। तो अगर इसके बारे में बात की जाए तो हुमायूं दूसरा मुगल शासक था। दूसरा मुगल शासक था जिसका पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। पिता का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जन्म इसका 6 मार्च 1508 को होता है, और बाबर के याद रखिएगा 4 पुत्र थे। कौन कौन से थे? हिंदाल था, कामरान था, हुमायूं हुमायूं सबसे बड़ा था, तो ऊपर इसको मेंशन करेंगे, और इसके बाद अस्करी आ जाता है। तो अकबर ने जो है एक और चीज़ में जो बाबर था उसने एक और चीज़ मेंशन करी थी कि जब उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि उसका साम्राज्य जो है सारे पुत्रों में बांट दिया जाए। तो अब जो है जब साम्राज्य बंटवारा हुआ, तो क्योंकि पिता की बात हुमायूं कभी टालता नहीं था, तो उस वजह से जो है इसने अपने चारों भाइयों में जो है अपनी सल्तनत को बांट दिया था। तो देखते हैं कौन कौन से जो भाई थे इसके, उनमें जो है कौन कौन से हिस्से भारत के प्राप्त हुए थे उनको। तो बात की जाए कामरान की, तो कामरान को काबुल और कंधार वाला क्षेत्र प्राप्त हुआ था। दूसरा देखा जाए हिंदाल, हिंदाल को अलवर क्षेत्र प्राप्त हुआ था। तीसरा था अस्करी, अस्करी को संभल वाला क्षेत्र प्राप्त हुआ था। और हुमायूं जो है दिल्ली वाले क्षेत्र, जो मुख्य राजधानी क्षेत्र था, उस क्षेत्र पे जो है हुमायूं शासन करता है। तो इस प्रकार से जो है पहली गलती तो इसका पिता बाबर ही कर चला गया था कि साम्राज्य को उसने खुद ही कमजोर कर दिया था।
तो अब पहले तो ये अपने दुश्मनों से जो अफ़गान थे जिनको इसने गद्दी से हटाया था उनके साथ लड़ रहा था, और दूसरा अपने भाइयों के साथ, क्योंकि काबुल कंधार की सीमाएँ हो गई, अलबर या संभल की सीमा हो गई, ये सारे क्षेत्र ऐसे थे जो कहीं न कहीं दिल्ली से सीमा साझा करते थे और लगातार हुमायूँ को जो है परेशान करते रहे। तो इसके अपने ही लोगों ने जो है इसे शुरू से ही बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इसके बारे में मतलब पहला तो यही हो सकता है कि इसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि इसके पिता के द्वारा ही इसे कमज़ोर शासक के रूप में जो है स्थापित किया जा चुका था वसीयत के माध्यम से। दूसरा, अगर आगे इसके बारे में पॉइंट देखा जाए तो शासन काल की अगर बात की जाए, तो शासन काल जो रहेगा वो 1530 से लेकर 1540, 2 शासन काल है इसके, 1530 से 1540। फिर जो है यहाँ पे ये जो बिलग्राम वाला युद्ध हुआ था उसमें हार कर जो है ये सिंध चला जाता है, और उसके बाद 1555 और 56 में जब सरहिंद का युद्ध होता है उसके बाद पुनः दिल्ली पर अपना शासन स्थापित करता है। तो 15 वर्ष के जो निर्वासन के बाद 1556 से 1555 से 1556 जो है इसका दूसरा शासनकाल रहेगा। पत्नी की बात की जाए, हमीदा बानो बेगम रहेगी। जो है अकबर जामी की पुत्री थी, ये हिंदाल के गुरु थे अकबर जामी, उनकी पुत्री से इनका जो है विवाह हुआ था 1541 में। तो ये भी अगर आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पुत्र की बात की जाए तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर थे। मृत्यु देखी जाए तो 1556 में दिल्ली में हुई थी, और दीन पनाह नामक नगर में शेर मंडल जो लाइब्रेरी थी उसकी सीढ़ियों से गिरकर जो है इनकी मृत्यु हुई। तो दीन पनाह शेर मंडल की शेर मंडल से गिर के शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर जो है इनकी मृत्यु हुई थी। और दीन पनाह की अगर स्थापना की बात की जाए तो 1533 में इसी के द्वारा नींव रखी गई थी, हुमायूं के द्वारा ही नींव रखी गई थी। खैर आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे तो उनको देखते हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। और प्रमुख घटनाओं के बारे में जो है प्रमुख घटनाएं इसकी देख लेते हैं। तो प्रमुख घटनाओं में पहली दो सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगी कि शेरशाह सूरी से हार, कब कब 1539 और 1540 में। 1539 में क्या हुआ, तो चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ और शेरशाह ने हुमायूं को हराया। तो ये पॉइंट जो है आप याद रखिएगा। और इसी के बाद जो है शेरशाह जो है शेरशाह सूर की उपाधि लेता है। तो शेरशाह सूर की जो है उपाधि शेर खान ने इसी के बाद ली थी। फिर उसके बाद आता है हुमायूं को कनौज का युद्ध हुआ। इस युद्ध को जो है बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हुमायूं को पूरी तरह हराकर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। तो जब कनौज का युद्ध हुआ तो कनौज के युद्ध के बाद जो है आगरा और दिल्ली वाले क्षेत्र पर ट्रिपल एस का अधिकार हो गया था, और जो है हुमायूं सिंध चला जाता है। उसी के बाद जो है जो हिंदाल के गुरु थे अकबर जामी, उन्हीं की पुत्री के साथ इनका विवाह होता है, और उसके बाद ईरान चले जाते हैं। खैर फिर जो है बाहरी सहायता लेकर ये पुनः दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो काम की नहीं रहेगी, तो पृष्ठभूमि तो काफ़ी कुछ चीज़ें बनाती है, लेकिन वो क्योंकि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उस तरफ जाना भी प्रेफर नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लगभग वह 15 साल तक निर्वासित रहा, 1540 से 1555 तक। उसके अलावा आगे देखा जाए अगर इसके बारे में, तो इस दौरान वह ईरान के शाह तहमासप की सहायता से दोबारा सत्ता में आया। शासन की पुनः स्थापना की 1555 में इसने शासन की पुनः स्थापना की। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर दोबारा अधिकार किया, परंतु कुछ ही महीनों बाद सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। तो इसी के बाद जो है फिर उसके बाद 14 फ़ैब के आसपास जो है जो अकबर था उसका राज्याभिषेक भी हो जाता है 1556 में। कलानौर में अकबर था उस समय। तो जो बैरम खां उसके साथ था वो जिसको खान बाबा कह के भी अकबर पुकारा करता था, तो वही जो है पंजाब वाले क्षेत्र में अकबर का राज्याभिषेक कर लेता है। तो ये जो है अकबर के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे कि अकबर जो है बैठे गद्दी पे और कब उनका राज्याभिषेक हुआ था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी। और याद रखिएगा कि ये जो शासन की पुनः स्थापना हुई थी ये किस युद्ध से हुई थी, तो सरहिंद के युद्ध से हुई थी। तो एक बार जो है हुमायूं के जो 4 युद्ध हुमायूं ने लड़े थे, एक यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कौन कौन से युद्ध थे, और फिर आगे बढ़ेंगे। हुमायूं को ख़त्म कर शेरशाह सूरी को आज कंप्लीट करेंगे। अगर देखा जाए तो पहला युद्ध जो है 1531 में लड़ा गया था इसके द्वारा, जिसे कहा जाता है देवरा का युद्ध। दूसरा 1539 में, जिसे कहा जाता है 1539 वाले युद्ध को कहा जाता है चौसा का युद्ध। तीसरा 1540, जिसे बिलग्राम का युद्ध।
या कन्नौज का युद्ध कहा जाता है। और नेक्स्ट देखा जाए तो 1555 सरहिंद का युद्ध, और उसके बाद गद्दी प्राप्त, और उसके बाद जो है मृत्यु हो जाती है हुमायूं की। और नेक्स्ट अगर देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा नामक जीवनी लिखी थी। तो ये भी याद रखिएगा कि इसमें जो है गुलबदन बेगम जो इसकी बहन थी उसने जो है हुमायूं नामा लिखा था, और इसमें चाहे बाबर हो या भाई हुमायूं हो, दोनों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी जो है हमें देखने को मिलती है। फारसी भाषा में लिखी गई ये किताब थी गुलबदन बेगम के द्वारा। और गुलबदन बेगम जो है मध्यकाल की एकमात्र ऐसी इतिहास की लेखिका है, मतलब एकमात्र ऐसी महिला है जिसने इतिहास लेखन किया था अपने भाई के ऊपर। फिर तो खैर परंपरा ही विकसित हो गई थी किस प्रकार से अकबर की पुत्री, अकबर की बहन जो है आगे चल के इतिहास लेखन करती हैं, तो वो बातें बाद की है, उन चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो है पहले थी। वह विद्वानों और ज्योतिषों में रुचि रखता था, और ये भी माना जाता है कि हुमायूं ऐसा शासक था कि हफ्ते के 7 दिन वो 7 अलग अलग रंगों के कपड़े पहना करता था। तो इतना इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं लगता है कि ये पॉइंट है, लेकिन फिर भी आप जो है अपने नॉलेज के लिए ये चीज़ याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो दीनपना दिल्ली सेकंड कैपिटल जो थी इसकी रहेगी। और ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि 1533 में किस प्रकार से इसने दिल्ली की स्थापना की। तो आगे बढ़ते हैं। इसके नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट शासक रहेगा वो रहेगा सूर्यवंश का शासक शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की अगर बात की जाए तो शेरशाह सूरी जो है अपने आप में एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन है हर उस व्यक्ति के लिए जो अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहा है, और ये गवाही देता है इस बात की कि जीवन का नाम ही जो है दूसरा संघर्ष है। कभी भी जीवन में संघर्ष खत्म नहीं होते। अगर आप में महत्वाकांक्षा है तो आपको संघर्ष का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि उपदेश के रूप में है, ये खुद एग्जाम्पल है। इसका पूरा जीवन अपने आप में एग्जाम्पल है। बहुत ही ज़्यादा जो है महान शासकों की श्रेणी में इसे रखा जा सकता था, या अगर इसका शासनकाल लंबा रहा होता तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कभी भी जो है मुगल भारत में कभी भी अपने पैर नहीं पसार सकते थे। और शायद अशोक के बाद जो है अकबर दूसरा महान शासक ना होकर शेरशाह सूरी को महान शासक कहा जाता, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सूर्यवंश की स्थापना की थी शेरशाह सूरी ने। मुगल सम्राट हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार किया। यह अफगान जो है यह वंश अफगान मूल का था। तो इसका जो है बचपन का नाम अगर देखा जाए तो फरीद नाम था। और इतिहासकारों में इसके जन्म स्थान को लेकर भी जो है एक विवाद है। कुछ लोग जो है मानते हैं कि नारनौल हरियाणा में इसका जन्म हुआ था, हरियाणा में इसका जन्म हुआ था। और कुछ लोग मानते हैं कि फरीद जो था वो जौनपुर में सासाराम नामक जगह से बिलोंग करता था। खैर इतिहासकारों में विवाद है, लेकिन सबसे जो मान्य है वो यही है कि सासाराम में जो है सासाराम में पैदा हुआ, और 1472 में जो है इसका जन्म हुआ था। और जो नारनौल वाले हरियाणा के क्षेत्र की बात करते हैं वो कहते हैं कि 1472 में नहीं, 1486 में जो है शेरशाह का जन्म हुआ था। तो खैर अपने उम्र के ढलते पड़ाव पे जब ये गद्दी पर बैठा, तो उस दौरान 1540 से लेकर 1545 तक इसका शासन रहता है। और कालिंजर के युद्ध में ये जो है गोला दागते हुए या तोप चलाते समय जो है मृत्यु हो जाती है। और वहाँ का जो शासक था कीरत सिंह, माना जाता है कि उसके दरबार में एक नर्तकी थी जिसके ऊपर जो है शेरशाह सूरी का जो है शेरशाह सूरी मोहक हो गया था, और उसे प्राप्त करने के लिए शेरशाह सूरी प्रयास करता है। और कालिंजर की दीवारें इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि वो तोप का गोला टकराकर वापिस उसी की सेना की ओर बढ़ता है, और जिसमें जो है जिस धमाके में जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो शेरशाह सूरी के बारे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे जाए, तो पहले तो पीडीएफ देख लेते हैं। शेरशाह सूरी के बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरा इस्लाम शाह सूरी आता है 1545 से लेकर 1553 के बीच। और उसके बाद शेरशाह और इस्लाम के बाद जो है इस्लाम के बाद वंश कमज़ोर, वंश में जो है कमज़ोर शासक आए। आदिल शाह आता है, अगर देखा जाए आदिल शाह आता है। और आदिल शाह का जो कमांडर था वो था हेमू, जो पानीपत के दूसरे युद्ध में जो 5 नवंबर 1500 सेकेंड दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध जो 5 नवंबर 1555 में 1556 में लड़ा गया था हेमू के साथ, याद रखिएगा। इस युद्ध में जो है हेमू को हराकर अकबर गद्दी पर बैठता है दिल्ली की। तो अकबर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले शेरशाह सूरी को पूरी तरह से कंप्लीट कर देते हैं। तो शेरशाह सूरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अगर बिंदु देखे जाए,
तो यहाँ पे मेंशन होंगे, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे मेंशन है। शेरशाह सूरी एक अफगान शासक था। बचपन का नाम फरीद खान था। 1472 ईस्वी सासाराम बिहार में उसका जन्म हुआ था। और क्या कंट्रोवर्सी थी इसके पीछे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। वंश अफगान था। सूरी वंश से इसका संबंध था। पिता का नाम हसन खां था। जौनपुर का जो है जागीरदार था। कौन सी जगह का? सासाराम नामक जगह का जागीरदार था। उत्थान में अगर देखी जाए तो फरीद खान ने अपने साहस और का बुद्धिमत्ता और परिश्रम से अफगान सेना में ऊंचा पद प्राप्त किया। उसके बाद जो है बंगाल और बिहार के सुल्तानों को हराकर शक्ति बढ़ाई। 1539 में चौसा का युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं को हराया। 1540 में कन्नौज की लड़ाई में जो है हुमायूं को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर ये बैठता है। और उसके बाद अगर प्रशासनिक सुधारों में इसके कुछ पॉइंट देखे जाए तो राजस्व प्रणाली भूमि की माप के आधार पर कर निर्धारण करता है। पट्टा और कबूलियत प्रणाली की शुरुआत करता है। तो पट्टा और कबूलियत कुछ नहीं थे जो हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे अंग्रेजों की नीतियों में, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो उसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट था जो सीधा किसानों के द्वारा किया जाता था। तो ये याद रखिएगा कि किसानों से जो है शासक के द्वारा किया जाता था। तो वही पट्टा और कबूलियत, और कुछ नहीं, वही प्रणाली थी। नेक्स्ट अगर इसमें देखा जाए तो सड़क निर्माण, ग्रैंड ट्रंक रोड जो था जिसे सड़क आजम के नाम से जाना जाता था, ये सोनार गांव बंगाल से लेकर पेशावर पंजाब तक था। तो यहाँ अगर इसको आपको समझाने का मैं प्रयास करूं तो बंगाल के सोनार गांव से लेकर पंजाब लाहौर तक था ये। जो पेशावर था वहां तक किया था। इसे जो है मुगल काल के दौरान, सॉरी मौर्य काल के दौरान, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। इसे जो है मौर्य काल के दौरान उत्तरापथ कहा जाता था। और फिर उसके बाद बात की जाए तो यही रोड आगे चलकर ऑकलैंड ऑकलैंड जब भारत का गवर्नर, या कहे भारत का गवर्नर जनरल बनेगा, तो उस समय में जिस रोड को वो सुधार कर ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम देता है, वो शेरशाह सूरी के समय में सड़क आजम था उसका नाम। तो याद रखिएगा कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है इसके बाद ऑकलैंड जो है इसको नाम देता है। आगे इसके सुधारों में देखा जाए तो डाक व्यवस्था, हर कोस यहाँ पे 2.5 किलोमीटर पर सराय थी और घुड़सवार डाक व्यवस्था थी। तो देखिए डाक व्यवस्था इसकी जो है काफ़ी स्ट्रांग थी, जिसके वजह से जो है ये काफ़ी मजबूती से शासन करने में कामयाब रहा था। नेक्स्ट अगर इसके सुधारों में देखा जाए तो सिक्का प्रणाली, चांदी का रुपया और तांबे का पैसा प्रचलन में लाया था। न्याय प्रणाली कठोर लेकिन निष्पक्ष न्याय, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया था। धार्मिक नीतियां सहिष्णु थी और उदार था। नगर व्यवस्था के बारे में बात की जाए तो व्यापारियों के लिए सुरक्षा, सड़क किनारे सराय, बाजार की निगरानी, तो बहुत सारे इसने जो है कार्य किए थे। और 5 वर्षों में इसने जो है एक ऐसी सल्तनत को जन्म दे दिया था जो काफी लंबे समय तक रह सकती थी, अगर इसमें जो है कुछ योग्य उत्तराधिकारी, अगर कुछ योग्यता वाले ऐसे व्यक्ति गद्दी पर बैठ जाते जो इस सल्तनत को काफी मजबूती से चला सकते। तो शायद से सूरवंश और 100-150 वर्षों तक जैसे अन्य सल्तनत या अन्य वंशों ने शासन किया था, उसी प्रकार से सूरवंश भी शासन कर पाता। आगे इसके बारे में देखते हैं कि 22 मई 1545 को इसकी मृत्यु हो जाती है कालिंजर किले में बारूद विस्फोट से घायल होकर। सासाराम में मकबरा है और उसके बाद जो है उसका पुत्र इस्लाम शाह सूरी सत्ता पर बैठता है, लेकिन शेरशाह जैसा कुशल नहीं था। तो यहीं पे हम वीडियो को समाप्त कर